नमो नमः। मैं डॉक्टर योगनाथ शुक्ल अपने संस्कृत योग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक निरंतर मैं पाठन सामग्री प्रेषित कर रहा हूं और आप लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। इस कड़ी में इसके पिछले वाले एपिसोड में मैं आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में आपको पढ़ाया था और इस वाले एपिसोड में बाह्य प्रयत्न के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में? बाह्य प्रयत्न। क्योंकि प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? दो, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर को मैं बताया था मुख के अंदर, ठीक, और बाह्य मतलब मुख के जो बाहर है, ठीक। तो आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आज हम बाह्य प्रयत्न के बारे में बता रहे हैं। बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के। कितने प्रकार के? 11। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं, जबकि आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के थे? 5। कितने थे? 5 ना। तो आभ्यंतर प्रयत्न जो हमारे 11 प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं हम लोग देखते हैं, ठीक। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित। फिर देखिए, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित। ये 11 हैं, ठीक। इन 11 में से अब हम लोग देखते हैं किस बाह्य प्रयत्न में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ठीक। विवार, श्वास, अघोष। विवार, श्वास, अघोष, इसमें क्या आता है? खर। खर प्रत्याहार है। हम आप लोगों को प्रत्याहार बनाने बताए थे, उसमें खर प्रत्याहार आप बना लेंगे तो उसके अंतर्गत इतने वर्ण आते हैं। खरो, विवारा, श्वासा, अघोषाश्च। खर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? विवार, श्वास, अघोष। विवार में क्या होता है? जिसमें मुख थोड़ा सा खुला रहता है, ठीक, यानी वायु अच्छे ढंग से निकल सकती है। जिसमें यदि निकलेगी तो श्वास अच्छी लेंगे, श्वास अच्छी लेंगे तो घोष नहीं होगा, ठीक। इसलिए खर को तीनों के अंतर्गत, तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? खर प्रत्याहार के अंतर्गत। ख माने ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, ख, स। फिर देखिए, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, स, स, ठीक। र नहीं लिए। खर में जो र है वह तो इत संज्ञक है, इसको हम लेंगे नहीं, ठीक, इसलिए हमारा चला गया। तो ख से लेकर के और यहाँ ख से लेकर के स तक क्या कहलाता है? खर प्रत्याहार। उसको क्या बोलते हैं? विवार, श्वास और अघोष, ठीक। अब उसके बाद है संवार, नाद, घोष। जैसे हमारी जो वायु है, प्राणवायु अंदर से आती है, वह थोड़ा संकुचित होती है, संकोच होता है, सिकुड़न होता है। इसमें क्या होता है? इसमें थोड़ा खुलती है और इसमें क्या होता है? सिकुड़ती है। जब सिकुड़ेगी तो नाद नाद होगा। वर्ण के उच्चारण क्या होगा? नाद। और जब नाद होगा तो घोष होगा। नाद और घोष, संवार, तीनों हस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ठीक। घोष क्या होता है? उसमें जब सिकुड़ने, संवार के साथ यानी सिकुड़न के साथ जब कोई वर्ण बाहर आता है तो भी उसमें नाद होती है, गूंज होती है, ठीक। और घोष भी उसी में होता है, यानी जैसे नाद में क्या होता है? जैसे घंटा हम बजाते हैं तो कई देर तक, बहुत देर तक क्या होता है? उसका अंदोलन सुनाई देता है। ध्वनि का जो हम घंटा बजाने के बाद जो हम सुनते हैं, यानी लगातार उसकी नाद सुनते हैं और उसके बाद गूंजती है, उसको वही गूंजमान है घोष, और जो अनुरणन होता है वह है नाद। हस प्रत्याहार के अंतर्गत संवार, नाद और घोष तीनों आते हैं, ठीक। देखिए, थ, य, व, र, ल, य, म, ग, ड़, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द और श, ठीक। इतने वर्ण हैं किसके? संवार, नाद, घोष के। संवार, नाद, घोष में
घोष किसके अंतर्गत आते हैं? हस प्रत्याहार के अंतर्गत, हस संवारणादा घोषाश्च, ठीक। और खरह विवारा श्वासा घोषाश्च, एक पाणिनि के सूत्र में है। अब अल्प प्राण क्या है? क च ट प, ग ज ड द ब, अंग य ळ न म, ठीक, य व र ल। इसको समझिए। अल्प प्राण में क्या होता है? जो हमारी वायु है इसमें कम निकलती है। अल्प जैसे क च ट। महाप्राण में थोड़ा ज़्यादा निकलती, ख छ ठ, ठीक। अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन वर्ण आते हैं देख लीजिए। क च ट त यानी वर्गों के प्रथम, वर्गों के प्रथम, वर्गों के तृतीय, वर्गों के पंचम। प्रथम तृतीय पंचम वर्ण किसमें आते हैं? अल्प प्राण में। प्रथम तृतीय पंचम तथा अंतस्थ, प्रथम तृतीय पंचम तथा अंतस्थ वर्ण किसमें आते हैं? अल्प प्राण में। वैसे महाप्राण में क्या है? द्वितीय, चतुर्थ और ऊष्म, यानी ख फ छ ठ थ, फ घ झ ढ ध भ, स ख स ह, यानी स स स ह, ठीक। समझ में आ रहा है ना? अर्थात वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ तथा ऊष्म व्यंजन किस वर्णों में, ये जो वर्ण हैं किसमें आते हैं? महाप्राण में। तथा उदात्त, अनुदात्त और स्वरित में कौन आते हैं? सभी स्वर, जितने भी स्वर हैं किसमें आते हैं? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। सभी जो स्वर हैं उदात्त और अनुदात्त स्वरित में आते हैं। सभी स्वरों का उदात्त, अनुदात्त और स्वरित उच्चारण होता है, ठीक। यानी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होंगे, फिर उसके बाद उदात्त, अनुदात्त स्वरित भी सभी होंगे। फिर अनुनासिक और निरनुनासिक भेद से उनका भेदाभेद हो जाता है, ठीक। इसको आप लोग समझ गए होंगे। जैसे संवारनाद घोष है, इसमें हस के अंतर्गत क्या क्या आता है? जैसे देखिए, ह और क्या है? अंतस्थ है, पंचम वर्ण है और चतुर्थ वर्ण है और तृतीय। पंचम, चतुर्थ और तृतीय। हस के अंतर्गत क्या है? ह, अंतस्थ, पंचम, चतुर्थ और तृतीय, हर एक वर्गों का, ठीक। उसी प्रकार से विवार श्वास घोष के अंतर्गत क्या है? खर के अंतर्गत ख फ छ ठ थ, अर्थात द्वितीय वर्ण न, वर्गों के कौन से वर्ण? द्वितीय वर्ण और प्रथम वर्ण तथा ऊष्म, ठीक। अब आपको समझ में आ गया होगा। ऊष्म के अंतर्गत स का सही यहाँ पर लिया गया, ह को छोड़ दिया गया है, ठीक। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आप लोग इस चैनल को लगातार देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे अन्य भाइयों को भी, अन्य विद्यार्थियों को भी इसका लाभ हो सके, ठीक। अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।